नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शकों, जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे मन में ख्याल आता है वो है गांव, क्योंकि गांव और कृषि का संबंध माँ और पुत्र जैसा है। क्योंकि आज भी हमारे देश व प्रदेश में ज़्यादातर आबादी गांव में रहती हैं और कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर करती है। इसीलिए आज की कड़ी में हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रयास पंचायत व सरकार द्वारा कृषि को आगे ले जाने और बेहतर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा जो जो गतिविधियां जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इसीलिए आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है पंचायत स्तर पर कृषि संबंधी गतिविधियां। और इसी खास विषय पे आज जो हमारे एक्सपर्ट रहेंगे वो है गिरधारी वर्मा जी, जो कि ग्राम पंचायत गैणी के प्रधान के पद पर कार्यरत है। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस कार्यक्रम में। वर्मा जी, हम अपने कार्यक्रम को आगे ले चले उससे पहले चाहूँगा कि आप हमारे तमाम दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से संबंध रखते हैं और किस तरह से आपकी पंचायत द्वारा कृषि को आगे ले जाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। धन्यवाद रजत जी। सर्वप्रथम मैं डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए मैं डीडी हिमाचल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम गिरधारी वर्मा है जी। मैं ग्राम पंचायत घेणी के दायला गांव से संबंध रखता हूं और वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत घेणी का प्रधान के पद पर कार्यरत हूं। मैं पिछले 2004 से समाज सेवा में हूं। 2004 से लेकर 2025 तक मैं अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन रहा हूं और 2010 से 2015 तक मैं वार्ड सदस्य भी रहा हूं। उसके बाद मैं 2021 में प्रधान के पद पे चुना गया और आज तक मैं प्रधान के पद पे कार्यरत हूँ। जी, तो कहीं ना कहीं लंबा अनुभव है आपके पास पंचायत स्तर में कार्य करने का और लोगों से आपने बहुत ज़मीनी स्तर पे जो मुलाकात की है उसका भी बहुत ज़्यादा अनुभव है। वर्मा जी, अगर हम बात करें आपकी पंचायत की, तो आपकी पंचायत में वर्तमान समय में किस स्तर पर जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और क्या क्या जो ज़रूरी कार्य हैं कृषि से संबंधित आपकी पंचायत में किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। रजत जी, हमारी जो पंचायत है जी, वो कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे है जी, और बहुत सारे हमारी फसलें रहती है जिसको कि लोग व्यवसाय के रूप में भी करते हैं। जी, अगर आप बात करें तो बीन्स, टमाटर जी, और गोभी, इन चीज़ों को हमारे लोग जो है व्यवसाय के रूप में इस खेती को करते हैं। दूसरा जो हमारा जितने भी हमारे पंचायत के अंदर घर है सभी का किचन गार्डन है और सभी अपने यूज़ के लिए भी सब्जी का उत्पादन करते हैं। ज़्यादातर अगर देखो तो हमारी जो पंचायत है उसमें एग्रीकल्चर में वो बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे जो व्यवसायी जो कृषक है वो व्यवसाय के रूप में इन फसलों को बहुत एक लार्ज स्केल पे जिसको बोल सकते हैं उस पे वो काम करते हैं, जिसमें कि हमारी महिलाएं भी है, यूथ भी उसमें काम करते, कुछ सेवानिवृत्त होने के बाद भी एग्रीकल्चर की फील्ड में काम करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हमारी पंचायत पूरी तरह से एक कृषि पंचायत है। वर्मा जी, जैसे आप प्रधान हैं तो एक बतौर प्रधान का किस तरह का जो कार्य रहता है और किस तरह का जो नेतृत्व रहता है ताकि जो आपकी पंचायत है कृषि से संबंधित आगे बढ़ सके और उनको जो कृषि संबंधी जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं, चाहे वो ज़रूरी योजनाओं से संबंधित हो, तो क्या क्या जो कार्य रहता है आपका प्रधान के तौर पर, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। रजत जी, जहाँ तक कृषि से संबंधित पंचायत की जो भूमिका है वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब मैं प्रधान बना तो हमने सबसे पहले जो प्राथमिकता दी वो बिजली, पानी और सड़क को दी। क्योंकि हमने जब देखा कि अगर आप इसको व्यवसाय के रूप में करना चाहो तो सबसे पहले आपको सड़क की ज़रूरत है। और मान लो आपने प्रोडक्शन तो कर दी, अब उसको उठाने के लिए अगर आपके पास रोड होगा तो आप लार्ज स्केल पे उसको कर सकते हैं। तो उसमें भी जो मुख्य चीज़ थी वो थी सिंचाई। अब अगर सिंचाई हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं होगा तो हम कृषि का सोच भी नहीं सकते। फिर नेचुरली चीज़ें जो हमारे पास रहती है वो हम उन्हीं पे काम कर सकते हैं। तो हमारी पंचायत में आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 22 लघु सिंचाई योजनाएं आई थी। तो सौभाग्य से उसमें हमारी पंचायत भी थी, जिसमें कि हमारे को एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि मिली। तो उस 4 करोड़ से राशि से हमारी पूरी पंचायत के लिए, मगर हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हर घर के लिए सिंचाई की सुविधा हमारे पास रहेगी। तीसरा जो मेन चीज़ थी वो बिजली। और बिजली के थ्रू हमारी सारी मोटर चलती है, उसका भी सिस्टम सही रहना चाहिए। अब मान लो जैसे
पीक सीजन में जैसे मई में आपको बीन्स हमारी रेडी रहती है, तो उस वक्त अगर बिजली सही तरीके से मोटर नहीं चलेगी सही समय पे पानी नहीं मिल पाएगा। तो पंचायत ने इस दिशा में बहुत काम किया है कि भाई हम अपने किसानों के लिए पहले बिजली, पानी और सड़क, 3 चीज़ों पे हमने बहुत काम किया है। तो आज आप ये बोल सकते हैं कि 90% उस स्कीम पे हमारा काम हो चुका है और प्रदेश भर में हमारी पंचायत का नाम लिया जाएगा कि जहाँ पे एक सिंचाई की एक ऐसी स्कीम है। मोस्टली पंचायतों में एक कुछ क्षेत्र, कुछ एरियाज़ में पानी होता है, बाकी पूरी, बट हम बहुत लकीली है और उसमें सभी लोगों ने सामूहिक प्रयास वर्ष 2011-12 से लेकर उस स्कीम के लिए किए और आज वो बनकर स्कीम तैयार हो चुकी है। जी, वर्मा जी, जैसे आपने जिक्र किया सिंचाई की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं गाँव में, तो और कौन कौन सी जो प्रमुख योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और कैसे जो हमारे किसान वो बागवान भाई हैं अगर सिंचाई की जो योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, अब आजकल अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, तो उसमें 90% लोग जो है कृषि करते हैं। जी, उसमें से कुछ एक लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करते हैं। मान लो भी आपको साफ़ सुथरी सब्जी खानी है जिसमें कि खाद ना पड़ी हो, तो कुछ लोग उसको व्यवसाय के रूप में करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमने जब इसमें पहल की या लोगों के, हमारी पंचायत के सभी लोगों ने इसको सहयोग किया, तो उसके साथ साथ जब हम इन चीज़ों पे आए, दूसरा हमने जब देखा भी किसानों को और किस चीज़ की नीड है या कुछ किसानों के लिए पंचायत क्या कर सकती है, तो भारत सरकार द्वारा चाहे प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उसको अमली जामा पहचाना और ज़मीन पे उतारना हमारा काम है। जिसमें कि आप प्रधानमंत्री किसान निधि आप देख सकते हैं, उसमें हमने पंचायत के हर पात्र जिसको जो लाभार्थी था उसको जोड़ा। मतलब मेरी पंचायत में फख्र से बोल सकता हूँ इस वक्त एक भी ऐसा केस नहीं है कि किसी को ये निधि ना मिल रही हो। दूसरा, हमने किसान क्रेडिट कार्ड पे बहुत काम किया, जो KCC आप जिनको बोलते हैं, जो 4% पे एक लोनिंग मिलती है, उससे क्या होता है कि किसानों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अब मान लो अब जिसका प्रोफेशनल जो इस काम को, इसी को काम को कर रहा है, नेचुरली लाइफ में पैसों की भी जरूरत रहती है या बच्चों के खर्च या दूसरी चीज़ पे, तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड था, मैं इसको बहुत बड़ा योजना मानता हूँ। अब मान लो अगर आपको 3 लाख रुपए तक का आपने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो उसमें 4% आपकी लोनिंग होगी, तो साल के अंदर आप उतना अमाउंट खड़ा कर देंगे मेहनत करके, और ये 1 टाइम वो बैंक में सेटल होता है। उसके बाद फिर आपको उसको रोटेट करते रहो। वैसे ही किसान निधि का, चाहे बीज लेने के लिए देखो, चाहे दूसरी चीज़ों पे आप किसान निधि भी एक बहुत बड़ा, किसान के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा इससे मिला है। और मैं मानता हूँ इन चीज़ों को कि भी जो किसान है हमारा, उनको अगर इस तरह से योजनाएं, दूसरा हमारा फ़र्ज बनता है, चाहे प्रदेश सरकार है चाहे भारत सरकार है, सभी योजनाएं चलाते हैं, खासकर किसान के लिए तो स्पेशल बजट होता है, तो उसमें हमारा फ़र्ज रहता है कि भाई हम उसको ज़मीन पे उतारे और जो बेनिफिशरी है उनको हम फायदा। कहीं ना कहीं ये प्रधान का एक अहम कार्य होता है कि जो स्कीम है उन्हें ग्राउंड लेवल तक अगर इम्प्लीमेंट करना है तो एक प्रधान की एक अहम जिम्मेदारी है। गिरधारी, जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो पशुपालन का हमेशा जिक्र किया जाता है, हमेशा इसकी चर्चा की जाती है। तो आपकी पंचायत स्तर पर पशुपालन को बढ़ाने के लिए, ताकि कृषि और पशुपालन का एक तालमेल बना रहे, इससे संबंधित क्या क्या कार्य है, जो गतिविधियाँ है, जो अहम कार्य किए जा रहे हैं? देखो रजत जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जो कृषि और पशुपालन है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जी। अगर आप देखो, हम अगर हम पशुपालन ही करेंगे तो वो हम कामयाब नहीं है, हम उसके साथ हमें कृषि भी करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर हम कृषि करेंगे तो पशुपालन भी हमारा बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि अगर हम पशुपालन की जहाँ तक बात आती है, तो पशुपालन के लिए हमारे को बहुत कुछ इस अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी को हम पशु पालने के वही बताएं कि भाई आप पशु पालो, तो उसके लिए हमारे को उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भाई आपको पशु पाल के ये फ़ायदा होने वाला है। अब जो तो सब्जी उत्पादन करते हैं, हम ऐसा नहीं है, अभी हमारी पंचायत में मैक्सिमम, मैं आपको क्या 100% तो नहीं, मैं 95% ये बता सकता हूँ कि हमारा जो कृषि करता है उनके साथ पशुपालन भी हमारा जुड़ा हुआ है। अब जैसे आपका गोबर निकलेगा वो खाद के रूप में काम आएगा। फिर डेयरी में आप दूध देखो, दूध कितनी आजकल दूध की डिमांड है। दूध फिर खुद खाने के लिए भी आदमी को सही तरीके से खान पान मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इस पे काम करने हम इस पे पंचायत हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपका कृषि का प्रश्न आता है तो पशुपालन उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जी गिरधार जी, जब भी हम पशुपालन की बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि कई बार किसान व बागवान भाई अपना लालच पूरा करने के बाद, अपना काम निकालने के बाद
पशु को आवारा छोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो आपकी पंचायत में क्या क्या जो इसके खिलाफ जो कार्य किए जाते हैं, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि ऐसी समस्या न देखने के लिए मिले, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। रजत जी, ये बात सही है कि आजकल पशुओं को आवारा छोड़ा जा रहा है जी। जब मैं प्रधान बना तो हमने विशेष इसके ऊपर काम किया, क्योंकि हमें जब सड़कों से दिखते थे, कोई पशु दिख रहा है, कोई कहीं पे दिख रहा है, तो उसके बाद हमने वेटनरी के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है उनसे हमने कांटेक्ट किया और इनको पशु को जो टैग लगता है जी जी हमने टैगिंग करवाई। टैगिंग करने के साथ साथ जो हमारे पशुपालन के कर्मचारी है हमने उनको ये कहा कि आप पंचायतों में जाके जो रजिस्टर्ड है उनको पशु को रजिस्टर्ड करो और हमें एक संख्या दो। जी। अगर मान लो कहीं हमें पशु दिखता है तो हम आपसे वो जानकारी लेंगे कि भाई इस टैग का कोई पशु तो नहीं गुम है। जी। और दूसरा, हमने पंचायतों में भी इस तरह की एक व्यवस्था बना रखी है कि भाई अगर मान लो आपके पास गाय थी, वो मर गई है, तो आपको उसका, जैसे इंसान का होता है, अगर आदमी मर जाता है तो उसको परिवार रजिस्टर से अपना नाम कटाना पड़ता है। तो सेम हियर कि भाई आपका पशु मरा तो आपको वेटनरी को इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरा पशु मर चुका है। दूसरा, हमने लोगों को जागरूक इस विषय में किया, अगर आपकी स्थिति पालने की नहीं है जी। तो पहले तो एक रिश्तेदार होते हैं कि भाई जिनको जरूरत होती है कि भाई यार आप मेरे पशु को रख लो। जी। उसमें भी अगर आपको लगता है तो आपको ये काम नहीं करना है कि भाई आप पशु को कहीं आवारा छोड़ दो। उसके लिए गौ सदन बने हैं, आप पंचायत के माध्यम से आओ, पंचायत एक प्रस्ताव पारित करती है और उसमें ये लिखती है कि भाई इस आदमी की स्थिति जो है पशु पालने लायक नहीं है, इसको पहले तो या कहीं पालने वाला इच्छुक व्यक्ति है, ऐसा भी नहीं है कि भाई पशु भी बहुत पालते हैं, तो हम पहले तो उनसे कांटेक्ट करते कि भाई अगर तो आप पशु पालना चाहते तो आपको इसको फ्री में दे रहे हैं हम आपको, आप इसको पालो, कल को ये दूध देता है या आपको बैल है जो तेरे के काम आता है तो ये आपका है। अगर नहीं वो बात बनती तो उसके लिए सरकार द्वारा गौ सदन खोले गए हैं, बाकायदा पंचायत का रेजुलेशन जाता है और उस पशु को गौ सदन में डाला जाता है। कुछ हमारे जिला से बाहर के भी ऐसे पशुपालक है और ऐसे किसान है जो यहाँ तक पशुओं को देखने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पशु की अगर आप संख्या देखो तो मेरी पंचायत में 15, 10, 12 पशु भी लोगों के पास है। ऐसा नहीं है कि भाई इस चीज, बाकी 1-2 पशु तो मैक्सिमम सभी के पास रहता है। तो इसमें विशेष हमारा एक स्ट्रिक्टली कदम रहता है कि हम अपने पंचायत तो क्या आसपास में भी हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते, और अगर हमें कहीं पशु मिलता है तो हमने अभी हम 2-3 एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं जिन पशुओं को हमने सड़कों से उठा करके गौ सदन में भेजा है और साथ में उनको घास और जैसे कुछ समाज सेवी लोग होते हैं वो पैसा एकत्रित करके जो जरूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको गौ सदन में दे देते हैं। गिरधार जी, काफ़ी लंबे समय से चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, हमारी कृषि को प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान्वित करना चाह रही है ताकि पुराने समय में हम लौट सके, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे जो किसान भाई रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक कीटनाशकों या खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ना केवल मनुष्य के लिए बल्कि प्रकृति के लिए बड़ा हानिकारक माना जा रहा है। तो आपकी पंचायत द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं ताकि जो हमारे किसान भाई है वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं और हमारी जो प्रकृति को बचाने के लिए एक अहम योगदान निभा सकें? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक जैविक खेती की बात है तो इस तरफ हमारा बढ़ना एक बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब आजकल अगर आप देखो किस तरह की बीमारियां हो रही है, या अब जो प्रोफेशनल है वहाँ कहीं ना कहीं तो फिर इन चीज़ों का यूज़ रहता है। अब आपको स्पेशलिस्ट की राय भी लेनी पड़ती है, दवाई भी उसमें डालनी पड़ती है, स्प्रे भी करनी पड़ती है, मगर वो कहीं ना कहीं घातक है। अगर तो आप व्यवसाय के रूप से उसको देखो तब तो वो फायदेमंद चीज़ है, मगर अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको उतारो तो वो बहुत घातक चीज़ है। तो इस जहाँ तक अभी सरकार की तरफ से भी इस विषय में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग की तरफ से जैसे आपकी NRLM की जो महिलाएं हैं उनके प्रति भी जागरूकता अभियान आज शुरू किया हुआ है, तो वो गांव-गांव में जाके लोगों को इस जैविक खेती के बारे में बताएंगे कि आप प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करो और जो ये रासायनिक दूसरी चीज़ें हैं इनसे आप हटके कोई दूसरी चीज़ तैयार। ठीक है, आपको 1-2 बार थोड़ा नुकसान हो गया, कम प्रोडक्शन होगी, उसके बाद फिर कल्चर चेंज करो। देखो अगर आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी तो उसकी ऑप्शन क्या है। और पहले अगर जैसे आपका एक खेत है, 10 बीघे का खेत है, तो आप उसमें बीन लगा रहे हो, पर उसकी जो असली उर्वरकता खत्म हो रही है, उसको आप अगर चेंज करेंगे ना तो आपको उसमें खाद वगैरह दूसरी चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की अवेयरनेस कैंप और इस तरह की अवेयरनेस चाहे वो विभाग की तरफ से हो चाहे किसी संगठन की तरफ से हो, समय समय पर ये पंचायतों के अंदर इन कार्यक्रमों को किया जाता है और लोगों को
इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। जी, साथ ही अगर हम बात करें मिट्टी की गुणवत्ता की, क्योंकि काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो सॉइल की क्वालिटी है, घटती जा रही है, तो मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास उठाए जा रहे हैं? रजत जी, जब भी हम किसानों के लिए कोई भी जागरूक कैंप लगाते हैं जी तो उसमें हमारा पहला प्रश्न, अभी 1 महीने पहले हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था, जी तो उसमें हॉर्टिकल्चर से स्पेशल डॉक्टर्स वगैरह आए थे। जी तो मैंने उनका विजिट डायरेक्ट खेतों में कराया। जी भी आप डायरेक्ट, इससे बढ़िया उनका कहना था कि भाई हम एक जगह बैठ के लोगों को समझाएंगे। जी जी तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर, मैं कहा अगर हम लोगों को यहाँ बैठ के वो चीज़ें दिख नहीं पाएगी, जब हम डायरेक्ट खेतों में जाएंगे तो खेतों में जाके जो किसान वहाँ पे काम कर रहा है वो अपनी ग्रीवेंसीज को एड्रेस करेगा जी कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। जी। तो हमने उनको जब वहाँ पे खेतों में उनको ले जा करके देखा, तो उसमें सबसे पहले मैंने उनसे क्वेश्चन किया था और मैंने एक सुझाव भी दिया था कि जो सॉइल टेस्टिंग है हमारी, जी ये समय समय पर हो। बिल्कुल अगर मिट्टी का हमारा चेक हो जाए, जी तो एक तो फसलों का पता है कि कौन सा पोषक तत्व उसमें ऐसा है जो इसको खराब कर रहा है, उसकी गुणवत्ता को सुधारेगा। जी दूसरा, अगर आपको जब आपकी सॉइल टेस्टिंग होगी तो आपको पता चलेगा, स्पेशलिस्ट आपको बताएगा भी आप इस चीज़ को पैदा कर सकते हो। जी तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट है। और अभी हमने उनको भी सजेस्ट किया और उन्होंने हमारी तरफ से सजेशन को काफ़ी फॉरवर्ड भी किया है। उनका यही कहना है कि भी आपका सुझाव अच्छा है। और हमने सबसे पहले उनको बोला कि ये जो मिट्टी की गुणवत्ता टेस्टिंग है, जी मेरा मानना है रजत जी कि इसको एक ब्लॉक स्तर पे होना चाहिए। जी क्योंकि किसान इतना, अभी तो शायद बहुत कम हमारे पास दूर दराज जैसे ठेउग में है, जी। वहाँ पे हमारे को कलेक्ट करना, फिर उधर जाना, अब कितनी किस्म की वो मिट्टी कहाँ से निकालनी, जैसे बोलते कि भी आपको 2 इंच नीचे से वो मिट्टी खोदनी पड़ती है, वहाँ से मिट्टी निकाल के इसमें भर के फिर वो टेस्टिंग। पर मैंने उनको सुझाव किया है कि भी आप इसको ब्लॉक स्तर पे ये सॉइल टेस्टिंग का अगर लैब हो जी तो उससे नेचुरली किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और अब जैसे हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में, तो हम बच्चे को उसी दिशा में भेजते हैं। जी तो सेम यहाँ रहता है कि अगर हमारे को मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग सही टाइम पे हो जाए और एक इजी प्रोसेस अगर इसका रहता है, तो नेचुरली किसान जो है उस दिशा में जाएगा और नो डाउट कि वो एक जैविक खेती के रूप में और उस मिट्टी को भांप करके उसी फसल को उगाएगा और वो सफल हो जाएगा। जी गिरधर जी, एक और जो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे किसानों बागवान भाई को देखने के लिए मिलती है वो है जंगली जानवरों से जो हमारी फसलों को बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार हमारे जो किसान वो बागवान भाई गुस्से में आकर उन जंगली जानवरों को भी नुकसान कर देते हैं। तो इसके लिए क्या क्या जो कार्य है जो आपकी पंचायत में किए जा रहे हैं और जो हमारे दर्शकों के लिए बड़े अहम हो सकते हैं, उसके थोड़ा दर्शक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजत जी। जहाँ तक जानवरों का प्रश्न है, देखो हमारी दोनों ड्यूटीज़ है। जी एक तरफ हमें जानवर को बचाना है, उनको मारना भी नहीं है, दूसरी तरफ फसल को भी बचाना। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इसमें ऐसी गाइडलाइंस रहती है कि भी हमें जंगली जानवर जितने भी उनकी प्रजातियों को बचाना है, उनको मतलब ऑफेंस है उसको हम मार नहीं सकते। बट गांव में क्या होता है कि भी हमने एक मतलब जिसको बोल सकते हैं हम कि गांव का इलाज बना के रखा होता है। आपने देखा होगा आप भी, क्योंकि गांव से ही आते हैं, तो उसका हमने सबसे बड़ा तो भी उसकी बारबडिंग हो। अभी जो मुख्यमंत्री कृषि जो संरक्षण योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, तो उसके माध्यम से हम बाड़ लगा सकते हैं। जानवरों के लिए हम बाड़ लगा सकते हैं, वो चाहे हम किसी भी रूप में लगा ले। फेंसिंग जैसे कि हमारे को 70% उस पर सब्सिडीज मिलती है, 30-70 का उसमें रहता है कि आपको एक मैप देना होगा, अपना पर्चा तिमा, वो पंचायत उस काम को करती है। उसके बाद वो कृषि विभाग को जाता है, वहाँ से अप्रूव होकर 70% सब्सिडी उसमें मिलती है। दूसरा, फिर कुछ गांव के इस तरह के एक टोटके जिनको बोल सकते हैं, वो भी होते हैं। जैसे किसी का जहाँ आपकी फसल लगी वहाँ एक बुत बनाना, जैसे एक स्टैचू बना दिया। स्टैचू बनाने के साथ में एक यूट्यूब पे देख रहा था, मुझे बहुत अच्छी वो चीज़ लगी। उन्होंने उसको इलेक्ट्रिक किया हुआ है, उसमें एक स्पीकर लगाया हुआ है और उसको वो उसी से चल रहा है। उसमें डिफरेंट टाइप की आवाज़ें आ रही है, किसी आदमी की आ रही है। तो हमने भी इस तरह का मतलब गाँव में इस तरह के जैसे जंगली जानवर हो गए, उनसे फसलों को बचाना। तो इस तरह के जो लोकल हमारे रहते हैं, अब जैसे कई बार बड़े जानवर भी आ जाते हैं। हमारी पंचायत में एक ऐसा एरिया आता है जहां बाघ आता है, तो उसके लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर हमने कई बार वहां पे उसको पिंजरा लगाया। और दूसरे जो सुअर की बड़ी भारी समस्या है, तो उसके लिए जो ये कंक्रीटी तार जिसको बारबड वायर बोलते हैं, वो एक मैं तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो कांटे वाली तारें हैं वो इसके लिए एक रामबाण तरीका है, मगर उसको लगाने का तरीका इस तरह का अभी ये होना चाहिए
कि भाई आप उसको जो आपका आयरन लोहे का जो टुकड़ा होता है उसको आप 1 फुट गहरा डाल दो, उसमें नीचे उसकी बेल्डिंग करके इस शेप में डाल के उसको नीचे डाल के उसके बाद जब उसमें आप सीमेंट वगैरह लगा के उसके ऊपर अगर जब आप उस कंटीली तारों को लगाएंगे तो उसमें कोई भी जानवर अंदर नहीं जाएगा। हम तो अभी जैसे मनरेगा वगैरह की स्कीम चल रही है, भूमि विकास उसमें चल रहा है, दूसरी चीज़ें चल रही है, तो हमने वहाँ भी ब्लॉक लेवल पे भी ये सुझाव दिए हैं जी। तो कहीं ना कहीं बहुत से जो अहम कार्य हैं जंगली जानवरों से बचने के लिए आपकी पंचायत द्वारा किए जा रहे हैं। गिरधारी जी, अगर हम बात करें बीते कुछ समय से हमारे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का जो नुकसान है वो खेत व बागवान भाइयों को ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए खासतौर पर जल निकासी या अन्य जो आपदा से बचने के लिए क्या क्या जो कदम है आपकी पंचायत द्वारा उठाए जा रहे हैं और आपको लगता है कि इसका मंच के माध्यम से आप संदेश देना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखो, मैं आपके इस मंच के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक आपदा अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में आ रही है, अब बढ़ती जा रही है जी। और ये हर साल जब हमने मेरा कुछ 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, ये हर साल बढ़ती जा रही है जी। इसके पीछे कुछ हमारे ही किए हुए काम भी है, कुछ तो चलो प्रकृति का प्रकोप है, उसको तो कोई नहीं टाल सकता है, परंतु इससे बचने के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जी। अगर आपका मान लो एक बहुत अच्छा घर है, अगर उसकी 2 बूंदे उस घर में पानी की टपक रही है तो वो एक दिन उसको इतना नुकसान करेगा, उसको गिरा देगा जी। उसी तरह से मेरा यही सब दर्शकों को संदेश है कि आजकल आप अपने घर के आसपास जल की निकासी करें जी। पहले से लेकर क्या होता था, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो बरसात आने से पहले ही मतलब दिशा बदल देते थे पानी की। अब जहां आपका सीधे में खेत है, घर है, तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आप जल की निकासी पहले करो जी। जल की निकासी इस तरह करो कि उस सीधा नाले की तरफ उसका रुख कर दो और फिर पानी सीधा उधर से जाएगा। दूसरा, जो खेतों में हमारे स्लाइड आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण जो मैंने देखा है और जमीन पे जाकर देखा है, उसका मेन रीजन ये है कि आपके खेतों में जो पेड़ है, पेड़ की जो पत्तियां हैं और उसकी कटिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। अब उस पेड़ का इतना बोझ हो चुका है कि वो जो स्लाइड करने को, जिसको हम टोडा बोलते हैं जी। वो भूमि का जो किनारा होता है कोणी, वो उसका जब पेड़ का वेट बनता है तो वो पूरा स्लाइड पीछे से लेकर आ जाता है। ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन है। तो इसलिए मेरा ये सुझाव सभी दर्शकों को है कि आप खेत के आसपास जैसे बरसात में एक कटिंग उसकी करो, उसकी पत्तियां निकालो, उसकी थोड़ी छानबीन करो ताकि उसका वेट कम हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, प्राकृतिक आपदा के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई नई गाइडलाइंस दी जा रही है। तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि सरकार द्वारा दी जा रही दिशा निर्देशों का आप पालन करें और आप पंचायत में एक इस तरह का मजबूत स्तंभ खड़ा करें जिसमें कि आपके कुछ लोग जुड़े हो, किसी के साथ आपदा है आप वहाँ पे खड़े रहो। और मैक्सिमम स्कूल जहाँ पे बने हुए आपके, आजकल क्या होता है कि एक चद्दरों का जैसे आपका घर है तो घर में उसका गटर का लगना बड़ा जरूरी है जी। गटर का लग के उस पानी को इस जगह में डाइवर्ट करो ताकि वो आगे किसी को नुकसान ना करे। तो ये इससे बचना हमारे लिए जरूरी है और हमें सरकार के आदेश का भी पालन करना चाहिए। गिरधारी जी, जो एक और जो अहम कार्य है जो पंचायत में रोजगार व स्वरोजगार के लिए कृषि से संबंधित कार्य बहुत ही ज़्यादा किए जाते हैं, खासतौर पर अगर महिलाओं को और पढ़े लिखे युवा को रोजगार किस तरह से कृषि के माध्यम से मिल सकता है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है और किस तरह से आपकी पंचायत रोजगार व स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रही है, थोड़ा सा इसके बारे में। रजत जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आज की युवा पीढ़ी को आप देखें या रोजगार को देखें तो बहुत कम रोजगार है, और अगर दूसरी साइड से आप देखें तो रोजगार भी बहुत है जी। अब हम हिमाचल वासी है, जिसके पास 20-50 बीघा लैंड है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती है। अगर हम बेसिक देखें तो इसमें एग्रीकल्चर को अगर हम एम्प्लॉयमेंट से जोड़े तो मेरे हिसाब से ये आने वाले समय के लिए काफ़ी बेरोजगारी को ख़त्म कर सकता है जी। क्योंकि अब अवेयरनेस से एजुकेशन है, आजकल एजुकेशन इतनी है कि हाई लेवल की एजुकेशन है, और जितनी भी जो हमारी रोज़मर्रा की डेली नीड्स है उसमें आप देखो तो आसपास में लगभग हम 80% चीज़ें जो है बाहर से हमारे प्रदेश में आती है, चाहे आप स्पाइसेस की बात कर लो, चाहे दूसरी बातें कर लो। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम जैसे जंगली जड़ी बूटियों की बात करते हैं, इसमें एक शोध की ज़रूरत है रजत जी। अगर इसके ऊपर एक स्पेशल कोई मतलब इस तरह का एक्सप्लोर हो
कि भाई ये जो हमारी जंगलों में जड़ी बूटियां हैं जी और जो हमारे खाने की जो स्पाइसेस है, जी जैसे मान लो आपका कई स्पाइसेस कितने में, बड़ी इलायची देखो आप कितना महंगा जाता है, जी। या दूसरी तरफ केसर कपूर देख लो कितना महंगा जाता जी। है। अब जो बीन्स वगैरह या दूसरी चीज़ें लगाते हैं वो कम से कम 5 बीघा तो नॉर्मली मान के चलो कि इतने बड़े एरिए में उसको लगाया जाता है। अब अगर हम जहाँ तक अभी मैंने आपको पहले बताया कि साउल टेस्टिंग के जो लैब्स हैं, अगर हमारे को ईजी अवेलेबल और एक किसी थोड़ी सी दूरी पर हो, जैसे चलो ब्लॉक स्तर पे ही आप कर लो, जी तो हम डे बाई डे कभी भी जा करके उन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि भाई अब मान लो अगर आपको कोई मसाला, अब जीरे की खेती आपको करनी है तो उसके लिए, या आपकी जो गुणवत्ता है, जो मिट्टी की जांच है, वो मेन निर्भर करता है जी और इसके ऊपर शोध करना बहुत जरूरी है। और इस तरह की जो एजुकेशन है हमारे, जैसे आयुर्वेदिक आप देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें अगर इस पे ज़्यादा शोध हम करेंगे तो नेचुरली ही यहाँ से जॉब निकलेगा। जी और इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखो मार्केट मेन चीज़ कहीं ना कहीं जो बहुत तरह के जो रोज़गार हैं कृषि के माध्यम से हम उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें पंचायत का एक जो अहम किरदार माना जा सकता है। तो दर्शकों, आज हमने मुलाकात की गिरधारी वर्मा जी से, जिनसे जाना कि आखिर किस तरह पे पंचायत स्तर पर कृषि संबंधी गतिविधियाँ की जा रही हैं। दर्शकों, अब आप हमारे कार्यक्रम का आनंद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ले सकते हैं। तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे ट्विटर के एक्स हैंडल को भी ज़रूर फॉलो करें। दर्शकों, का वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।